बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 9th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हुआ है हमारा, जिसमें हमने लेक्चर 1 तो कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आप लोगों को 4.3 वाला टॉपिक करवाया जाएगा, जो कि है टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। इस टॉपिक के अंदर से काफी ज्यादा डेफिनेशंस हैं। ये पूरा टॉपिक आपने लॉन्ग के तौर पे रेडी नहीं करना, ये जस्ट आपकी डेफिनेशंस के तौर पे और शॉर्टकट्स के तौर पे रेडी होगा। इसमें सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन बतानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ना मिक्स किया हुआ है, समझ नहीं आती कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या करें। मैंने इसकी की पॉइंट्स में भी ढूंढी है डेफिनेशन, लेकिन वहां पे भी नहीं लिखी हुई थी, तो मैंने ये खुद से राइट किया है। आप भी इसको ऐसे ही राइट कर लें। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब हम फोर्स लगाते हैं टू दी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इन सच अ वे, इस तरह से, दैट दी ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, यानी कि वो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है, इन अ सर्कल, किसी सर्कल की फॉर्म में, अबाउट अ पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट हम किस कहते हैं, जो एक्सिस होता है उसे हम कहते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। इसकी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप ये वाली समझ ले, एक डायग्राम मैंने बनाई है। ये हमारे पास कोई भी एक रॉड था, या आप समझ ले कोई स्केल था हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या किया है, ये इसका है हमारे पास एक्सिस या पिवट पॉइंट, आप समझ लीजिए, जिसके गिर्द उसने रोटेट करना है, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता होगा, आपने छोटे होते लट्टू वगैरह बड़ा किया होगा, उसको मूव किया होगा, चलाया होगा बचपन में, ठीक है। अब वो जो हमारे पास होता है, उसको हम क्या करते हैं, जब उसको हम घुमाते हैं, जैसे हमारे पास अगर लेट्स सपोज ये कोई लट्टू होता, मैं इसको घुमाती, तो क्या होना था कि इसने अपनी ये टिप जो होती है, इसके गिर्द इसने रोटेट करना था, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही है, वो जो टिप या वो जो पॉइंट होता है जिसके गिर्द कोई भी बॉडी मूव करती है, उसको हम बोलते हैं, वो होता है पिवट, ठीक है। अब लेट्स सपोज के ये हमारे पास जो इसका पिवट पॉइंट है, इसके गिर्द बॉडी ने मूव करना है। मैंने ये फोर्स अप्लाई की है। अब फोर्स अप्लाई करने के साथ ही वो बॉडी जो है इस तरह से रोटेट होना शुरू हो गई है, टर्न लेना शुरू कर दिया इसने। तो जाहिर बात है वो अब नीचे आएगी, फिर इस तरह घूमती 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 जाएगी, ठीक है, पूरी रोटेट करेगी। तो इसका मतलब है कि हमने फोर्स अप्लाई की और उसके अंदर थोड़ा सा टर्निंग इफेक्ट आया, यानी कि सर्कल की फॉर्म में घूमने के लिए थोड़ा सा उसके अंदर असर पैदा हुआ है, तो वो घूमेगा, टर्न लेगा। तो इसको हम बोलेंगे ये है टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन भी बता दी थी कि अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो इस तरह से फोर्स अप्लाई करते हैं कि वो मूव करना शुरू कर दे किसी सर्कल में अबाउट इट्स पिवट पॉइंट, तो हम बोलेंगे ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स है, ठीक है। डेफिनेशन मैंने थोड़ी देर आपके सामने रखी है, आप इसको देख के लिख लें अपने पेज पे या किसी भी जगह पे जहाँ पे आप लिखना चाहते हैं, ताकि आपको याद रहे। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ और चीजें भी हैं, जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आपको एग्जांपल बतानी पड़ेगी। डेफिनेशन है तो सारी बात उसकी एग्जांपल भी बताएंगे। अब आपने एग्जांपल जो करनी है वो यहाँ से है, ठीक है। व्हेन वी ओपन आर क्लोज अ डोर, जब हम किसी डोर को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, आप अपने घरों में भी काफी दफा ओपन करते रहते हैं डोर को या क्लोज करते रहते हैं, वी अप्लाई अ फोर्स, हम फोर्स अप्लाई करते हैं। ये एग्जाम्पल है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की। आगे से वो उसको एक्सप्लेन भी करने लगे हैं, लेकिन आप इसको सिर्फ समझ लें, वहां पे एग्जाम्पल में राइट नहीं करनी है आपने, ठीक है। दिस फोर्स इज, वो फोर्स क्या करती है, रोटेट द डोर अबाउट इट्स हैंग। यहाँ पे ये जो हमारे पास हैंग है ना, इसको आप समझ लें, वो जो कब्जे नहीं होते, जो 2.3 लगे होते हैं दरवाजों के पीछे, जो उसको रोक के रखते हैं ताकि वो दरवाजा गिरे ना, ठीक है, उसी के गिर्द वो दरवाजे बार बार घूमते रहते हैं, ठीक है। अभी आपको वो फिगर भी नजर आ जाती है। अब आप लोग देख सकते हैं कि डोर को जो है वो इन्हीं कब्जों के गिर्द वो घूमता रहता है, तो इसका मतलब है कि ये इसका पिवट पॉइंट है। वो 3-4 जो उसके पॉइंट्स लगे होते हैं वही उसका पिवट पॉइंट होगा, जिसके गिर्द हमारा डोर घूमता रहता है। दिस इज कॉल्ड द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, और यही टर्निंग इफेक्ट होता है कि हम फोर्स अप्लाई करें और दरवाजा घूमना शुरू हो जाए। देखा, वो घूम के ही खुलता है ना, ऐसे तो नहीं कि सीधा सीधा खुल जाता है। सिमिलरली हमारे पास उसने एक और भी एग्जांपल दी है, वी यूज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स व्हेन वी ओपन और क्लोज आवर वाटर टैप, यानी कि आपके घरों में लगी हुई जितनी भी टैप्स होती हैं, जिनको आप टूटी शूटी कह देते हैं, वो जो टैप्स हैं उनको आप क्या करेंगे, जैसे आप टैप को घुमाते हैं तो क्या होता है जी, वो घूमती है, उसका एक टर्न आता है। तो इसका मतलब है कि वो जो टैब हमने ओपन किया है वो भी किस वजह से की है, वो भी टर्निंग इफेक्ट से की है, हमने उसको टर्न दिया है, एक रोटेट करने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये आपकी दो एग्जांपल्स हैं, एक ओपन एंड क्लोज डोर वाली और एक जो है वो ओपन एंड क्लोज ऑफ वाटर टैप। ये दो एग्जांपल्स आपने जस्ट लिखनी है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में। डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी है, साथ आप ये दो एग्जांपल लिखें एंड दैट्स इट, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक और चीज आपको यहाँ पे बताई जाने लगी है, वो है रिजिड बॉडी।
जो कि मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। रिजिड बॉडी क्या होती है कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, लेट्स सपोज ये स्केल है, मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, मैंने इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया या मैंने इसको रोटेट करवा दिया, कुछ भी जो भी मैंने इसको किया है, अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया है लेकिन इसके पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स है ये मिलके बना है, सारी बात है जितनी भी चीजें होती हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम से मिलके बनता है। अब ये स्केल जितने भी पार्टिकल्स या एटम से मिलके बना है, मेरी फोर्स अप्लाई करने से इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई। क्या मैंने फोर्स अप्लाई किया है तो इसके अंदर कोई चेंज आया है? इसके पार्टिकल्स अपनी ओरिजिनल जगह पे ही हैं जहां पे वो पहले थे, यानी कि पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, मैंने इसको तोड़ा नहीं है या मैंने इसको डिफॉर्म नहीं किया, सिर्फ फोर्स अप्लाई की है और टर्न पैदा किया, एक टर्निंग फोर्स पैदा की है। इसका मतलब है कि ये रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी को हम कहते हैं जिसमें हम फोर्स अप्लाई करें, लेकिन फोर्स अप्लाई करने के बावजूद जो है बॉडी के पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज नहीं हो, उसको हम बोलेंगे वो रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ये स्केल भी मेरा एक रिजिड बॉडी की ही एग्जांपल दे रहा है। यहाँ ये पेंसिल होगी, ये भी रिजिड बॉडी है, मैं इससे काम कर रही हूँ, लिख रही हूँ, फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, सारा कुछ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी इस पेंसिल के कोई भी जो है पार्टिकल उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, दो पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो रिजिड बॉडी की आपको समझ आ गई है, मैंने ओरली समझा दिया है कि अगर किसी भी बॉडी के पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस चेंज नहीं होता हमारी फोर्स अप्लाई करने के बावजूद, तो उसको बोलेंगे वो एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात करें किसी भी ऐसी चीज की जो फौरन अपनी शक्ल चेंज कर लेती है, जैसे कि कोई नरम चीज हो गई, कोई रबड़ वगैरह हो गई, अब वो क्या होता है कि वो नरम है, फोम वगैरह हो गया वो भी नरम है, अब आप क्या करते हैं कि फोम के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो साथ ही जो है ना नीचे को बेंड हो जाता है, उसके अंदर एक छोटा सा जो है ना वो गड़ा सा बन जाता है। ठीक है, फोम के ऊपर वो क्या मतलब हुआ उसका कि वो जो जितने भी उसके पार्टिकल्स थे उनकी पोजीशन चेंज हो गई है, तो अब वो रिजिड बॉडी नहीं रहा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, वो एक अलग टॉपिक है। फिलहाल आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि रिजिड बॉडी क्या होता है कि अगर आप फोर्स अप्लाई करें और पार्टिकल्स के दरमियान का डिस्टेंस चेंज ना हो तो उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं। जैसे स्केल हो गया, ये बुक हो गई, ये पेंसिल होगी, जब तक कि आप फोर्स अप्लाई करें और वो वैसी ही रहे, उसकी पोजीशन चेंज ना हो पार्टिकल्स की, तो वो रिजिड बॉडी रहेगी। लेकिन अगर आपने फोर्स अप्लाई की है और आपने उसको चेंज कर दिया, आपने उसको डिफॉर्म कर दिया या तोड़ दिया, ये जो कुछ भी आपने किया उसको उस वजह से जो है वो रिजिड बॉडी नहीं रहेगा। ठीक है, if the distance between two points of a body remains same under the action of force, यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस सेम रहता है किसी भी बॉडी का, अगर आप उसको अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, किसी फोर्स के एक्शन में लाएं फिर भी, देन दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। फिर हम उससे बोलेंगे कि वो क्या हो गई है, वो हो गया रिजिड बॉडी। ओके, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई है, आपको समझ भी आ गई है। इसके बाद एक और डेफिनेशन आपको बताई जा रही है, वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, ये रिजिड बॉडी और एक्सिस ऑफ रोटेशन इन दोनों का मिलकर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, वो आप लिख लें, मैं आपको बता देती हूँ। डिफाइन रिजिड बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस तरह भी पूछा जा सकता है, या फिर व्हाट इज मीन बाय रिजिड बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, दो तरह से पूछा जा सकता है। आपने दोनों तरह से इसको लिख लेना है, किसी भी पेज पे आपका क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, फिर आप इसको वहां पे आंसर करेंगे, रिजिड बॉडी की डेफिनेशन ये वाली लिखेंगे और एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन ये वाली लिखेंगे। ठीक है, तो साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ, आपने इनको मार्क करते जाना है, शॉर्ट क्वेश्चंस को भी, एमसीक्यूज को भी। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन करवा दी है मैंने। एक्सिस ऑफ रोटेशन किसे कहते हैं, वो पॉइंट जिसके गिर्द बॉडी घूमती है, मूव करती है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि अगर ये हमारे पास कोई पेंसिल है तो मैं ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि इसके गिर्द उसने घूमना है, और मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करती हूँ और इसको रोटेट करवाना शुरू कर देती हूँ, ये घूमना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के गिर्द घूम रहा है, तो ये उसका पॉइंट जो है ये हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके गिर्द वो घूम रहा है। लेट्स सपोज हमारे पास ये कोई भी रिजिड बॉडी था। ठीक है, इस रिजिड बॉडी ने जो है ना वो रोटेट करना शुरू किया, घूमना शुरू किया है, तो वो जो घूम रहा है वो सिर्फ इस जी एक्सिस के लॉन्ग घूम रहा है, तो ये जो हमारे पास जी एक्सिस है इसको हम बोलेंगे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्योंकि इसके गिर्द ही बॉडी सारी मूव कर रही है। उसने पार्टिकल्स भी दो दिखाए हैं, ये ए और बी दो पार्टिकल्स थे इस बॉडी के, और उसने बताया है कि ये जो रिजिड बॉडी है इसके पार्टिकल्स भी सिर्फ रोटेट कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी इन दोनों का आप डिस्टेंस देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं, इन बॉडीज का डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि ये रिजिड बॉडी है, और दूसरी बात कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द रोटेट कर रही है। अब आप इसकी डेफिनेशन देखें, ड्यूरिंग रोटेशन, जब कोई बॉडी मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी रोटेट अलोंग फिक्स्ड सर्कल, यानी कि उस बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे उसने ए और बी दो दिखाए हैं,
वो सारे के सारे किसी फिक्स सर्कल के गिर्द ही घूम रहे हैं, जो हमारे पास ये एक्सिस है उसके गिर्द ही घूम रहे हैं। दिस स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करी है इनके सेंटर को, ए और बी के सेंटर को, दैट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये आपको डेफिनेशन समझ आ गई है। इसके बाद वो आपको बता रहा है कि ये जो ओजी है ये हमारे पास टर्निंग इफेक्ट पैदा कर रहा है, ये आपने याद नहीं करना है, आगे एक एक्टिविटी है उसको देखें। तो ये आप सारा कुछ छोड़े, सिर्फ और सिर्फ आपने जो है वो डेफिनेशन करनी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी एक एक्टिविटी है, और एक्टिविटी में उन्होंने दिखाया हुआ है कि एक शीशा है जिसके ऊपर दो बच्चे जो है वो झूला ले रहे हैं। अब आपको पता है कि जो है ये पिवट पॉइंट होता है जिसके गिर्द जो शीशा ऊपर नीचे मूव करता है, रोटेट करता है, तो इसको हम एक्सिस भी बोलेंगे, इसको हम पिवट पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो वर्ड यूज हो रहे हैं, एक मूवमेंट आर्म है और एक आगे एक और वर्ड आएगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो आप बाद में जो बात है तब आपको बताती हूँ। फिलहाल आप ये देखें, ये जो मूवमेंट आर्म है ये किसको कह रहे हैं। मूवमेंट आर्म हमारे पास क्या होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये परपेंडिकुलर हमारे पास डिस्टेंस किस किस का होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ आगे। ये वाली एक फिगर है जिसमें आपको सही नजर आएगा यहाँ पे। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन किन किन दो चीजों के दरमियान, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और मूवमेंट आर्म। अब ये जो चीजें हैं ना ये आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। आप जब ये टॉपिक करेंगे ना फिर आपको बताऊं, अभी फिलहाल इसको छोड़ दें। ठीक है, सिर्फ आप इस फिगर को देख लें, इस एक्टिविटी को देख लें, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि आगे चली गई तो हो सकता है ये मुझे भूल ना जाए। तो आप जो है इसको लिख लें, ये जो है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में क्या बनेगा इस शीशा का। ठीक है, तो वो आपका ये हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, शो बाय अ सिंपल एक्टिविटी दैट मूवमेंट ऑफ अ फोर्स डिपेंड, यानी कि आपने किसी एक्टिविटी से बताना है हमें कि जो है मूवमेंट ऑफ फोर्स वो डिपेंड करता है मूवमेंट आर्म के ऊपर। ठीक है, तो ये आप अगला जब टॉपिक करेंगे उसमें आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि ये किस तरह इसका आपने आंसर देना है। फिलहाल आप इसका शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें, शो बाय अ सिंपल एक्टिविटी दैट मूवमेंट ऑफ अ फोर्स डिपेंड अपॉन फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। ठीक है, तो ये आपको हो गया, इसको आप जो है वो कर लेंगे और ये जो है इसका आंसर यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से लेट से लेके, तो ये आपका अंदर वाली इन क्वेश्चंस को छोड़ देना है आपने, बाकी सारा आपका यहाँ तक जो है वो बन जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यहाँ से लेके तो वो जो है ये आपको ब्रीफली दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब इसके बाद आपने जो चीजें याद करनी है वो ये है कि ये जो टर्निंग इफेक्ट है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आपने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो फिर आपको पता भी होना चाहिए किस किस चीज पे डिपेंड करता है, जो कि आपके एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। ठीक है, वैसे ये अलग से नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स डिपेंड अपॉन नॉट ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता कि कितनी फोर्स आप लगा रहे हैं, बट ऑल्सो ऑन लोकेशन वेयर इट एक्ट्स, यानी कि अब ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, लोकेशन पे, किस जगह पे आप फोर्स लगा रहे हैं। पूरी बॉडी है, अब उसकी हर एक पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं। अगर ये बॉडी है हमारे पास, तो अब बताएं इसके कितने पॉइंट्स है, काफी ज्यादा पॉइंट्स है। अब आपका ये अगर एक्सिस है तो आप इस पॉइंट पे भी फोर्स लगा सकते थे, इस पॉइंट पे भी लगा सकते थे, इस पॉइंट पे भी और इधर भी, यानी कि ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अब उसने बोला है कि ये लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि किस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं। आपने एक्सिस के जितने नजदीक फोर्स लगाई उतना कम हमारे पास जो है वो टॉर्क पैदा होगा, लेकिन एक्सिस के जितनी दूर, यानी कि इस पॉइंट पे अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो ज्यादा हमारे पास जो है वो पैदा होगा, टॉर्क पैदा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम जो है वो देख सकते हैं कि लोकेशन हम कहाँ पे फोर्स लगाएं। तो अगर आप लोकेशन डिसाइड कर लेते हैं कि आपने यहाँ पे फोर्स लगाना है तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा टॉर्क पैदा होगा, लेकिन आप बिल्कुल एक्सिस के पास अगर लगाते हैं फोर्स तो आपका बहुत कम टॉर्क पैदा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट थे वो जो उसने बताए हैं कि टर्निंग इफेक्ट क्या होता है। टर्निंग इफेक्ट जो होता है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे, यानी कि सिर्फ आपकी फोर्स कितनी लगा रहे हैं आप, ज्यादा ये कम, उस पर डिपेंड नहीं करता बल्कि लोकेशन पे डिपेंड करता है। आगे एक और चीज हमें बताई गई है, देयरफॉर वी कैन से दैट द ग्रेटर फोर्स, यानी कि जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे ग्रेटर इट्स टर्निंग इफेक्ट। ये बात उसने दूसरी बताई है कि फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा, लेकिन बात ये है कि अगर आपने बिल्कुल एक्सिस के पास, यानी कि यहाँ पे फोर्स बहुत ज्यादा लगाई है तो फिर आपका जो है वो थोड़ा सा टर्न पैदा होगा, लेकिन आपने एक्सिस से दूर यहाँ पे अगर फोर्स लगाई है तो उसमें आपकी फोर्स कम लगेगी, लेकिन आपका टर्निंग इफेक्ट यानी कि टॉर्क जो आप कह सकते हैं आप ज्यादा पैदा होगा। ठीक है, तो ये चीज उसने बता दी है कि फोर्स भी है एक फैक्टर और जो है हमारे पास लोकेशन दूसरा फैक्टर, दो फैक्टर उसने यहाँ पे बता दिए हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट वो बता रहा है, लार्जर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a force from axis of rotation greater the turning effect,
लार्ज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि कितना आपका जो है वो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। मैंने आपको बताया था ना कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स हमेशा हमने लगानी होती है परपेंडिकुलर, क्योंकि ये अगर हमारे पास सारी लाइन जो है ये हमारे पास एक्सिस को शो करती है, तो हम फोर्स ऊपर को लगाते हैं या नीचे को लगाते हैं, तो ये होती है हमेशा परपेंडिकुलर, क्योंकि ये इस सिमत में है। ठीक है, तो अगर आपने परपेंडिकुलर फोर्स लगानी है तो वो कह रहा है जो हमारे पास परपेंडिकुलर फोर्स है वो एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। जितना लार्ज डिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा हमारे पास टर्निंग इफेक्ट होगा, यानी कि टार्क पैदा होगा। तो ये तीनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि आप जो है वो लोकेशन का ध्यान रखेंगे। फोर्स जितनी ज्यादा होगी उतना टर्निंग इफेक्ट होगा, और जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही टर्निंग इफेक्ट होगा। तीन इसके फैक्टर्स हैं और ये तीनों मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब इसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन, जिसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे बताई जा रही है। और ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन दो बन जाते हैं अलग अलग से, डिफाइन लाइन ऑफ एक्शन और डिफाइन मूवमेंट आर्म। और कभी कभी ये तक कंबाइनली आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि आपने बताना है लाइन ऑफ एक्शन एंड मूवमेंट आर्म को इकट्ठा। ठीक है, डिफाइन लाइन ऑफ एक्शन एंड मूवमेंट आर्म, तो दोनों जब इकट्ठे आ जाएंगे तो दोनों को आपने डिफाइन कर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बता रहे हैं द लाइन अलोंग विच फोर्स एक्ट, यानी कि वो लाइन जिसके अलोंग फोर्स ने असर किया है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन। उसको हम बोलेंगे वो लाइन ऑफ एक्शन है। जैसे इस पेंसिल के मैंने यहाँ पे फोर्स लगाई थी तो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नीचे बताया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन से लेके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा टू द एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि कहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इट इज नोन एज मूवमेंट आर्म। यानी कि आपने अगर मूवमेंट आर्म की डेफिनेशन देखनी है तो मूवमेंट आर्म क्या होता है हमारे पास, वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किस किसका, हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके फोर्स कहाँ पे लगी है वहां तक का, वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये देखिए, ये लेट्स सपोज हमारे पास किसी भी, ये पूरी एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, इस रिजिड बॉडी का ये एक्सिस है। अब इस एक्सिस के ध्यान से आपने गौर करना है, ये एक्सिस है तो ये हम फोर्स लगा रहे हैं। तो ये फोर्स और लाइन ऑफ फोर्स और एक्सिस के दरमियान कितना डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे ये है मूवमेंट आर्म। ठीक है, यानी कि इस फोर्स के पॉइंट से लेके इस एक्सिस के पॉइंट तक जो भी डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, ये है मूवमेंट आर्म। ठीक है, तो ये उसने यहाँ पे मोमेंट आर्म की डेफिनेशन बताई थी, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि आपकी फोर्स से लेके एक्सिस तक का जो फासला होता है उसको हम बोलते हैं वो है मोमेंट आर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने बोला है कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहे हैं। वो एग्जांपल्स जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, इसलिए मैंने इसको जो है ना यहाँ पे निशान लगा दिया। आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे करना है और वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है आप लिख लें, व्हाई डज विंडो हैंडल्स आर ऑलवेज इंस्टॉल्ड एट अ लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम दी हैंगर्स। कहते हैं ये जो हमारे पास हमने कब्जे वगैरह हैंगर्स वगैरह लगाए होते हैं ये बड़ी दूर होते हैं। हमारी जो जो दरवाजा या विंडो है वो इतनी बड़ी होती है और जो वो एक्सिस है जिस पॉइंट के दूसरे घूमना है वो पॉइंट बड़ी दूर होता है। ठीक है, जैसे आपको ये ऊपर भी अभी नजर आ जाता है, मैं ऊपर से आपको दिखा देती हूँ। ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो है एक दरवाजा है, तो सारी बात है ये दरवाजे का हैंडल है। जब ये हैंडल के जरिए ओपन किया जाएगा तो यहाँ पे जो है ना वो कब्जे वगैरह लगे होंगे, वो पॉइंट्स लगे होंगे जिनके गिर्द जो है दरवाजा रोटेट करता है। अब आपको नजर आ रहा है ये काफी दूर है, हमने यहाँ से पकड़ के इसको दरवाजे को खोलना है और कब्जे हमारे यहाँ पे है। तो ये जो सारा फासला है ये बता रहा है कि मूवमेंट आर्म ज्यादा है, तो जितना ज्यादा मूवमेंट आर्म होगा उतना इजिली हम दरवाजे को खोल सकते हैं, जितना कम मूवमेंट आर्म होगा उतना ज्यादा मुश्किल होगा दरवाजे को खोलना। ठीक है, तो अब यही वो यहाँ पे जो है एग्जाम्पल शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। इट इज हार्डर टू ओपन अ डोर बाय पुशिंग इट एट अ पॉइंट क्लोज टू दी हैंग्स, यानी कि उस पॉइंट से खोलना मुश्किल होता है जहां पे वो हैंग्स हैं, ये जो कब्जे हैं। अगर आप यहाँ पे दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हो, यहाँ पे फोर्स लगाई जाती हो तो ये मुश्किल है क्योंकि हैंग्स के बिल्कुल पास है। लेकिन जब आप उसको बिल्कुल उसके कॉर्नर से, जहां पे उसमें वो दरवाजा खोलने के लिए आपको एक बना दिया, हैंडल बना दिया, वहां पे अगर आप फोर्स लगाते हैं तो वो आसान हो जाएगा, हैंडल से आपने आराम से ओपन कर लेना है। कंपेयर टू पुश इट एट दी हैंडल, यानी कि हैंडल से पुश करना आसान है एज कंपेयर टू आप यहाँ से अगर फोर्स लगाते हैं या यहाँ पे फोर्स लगाते हैं बिल्कुल उसके एक्सिस के उसके हैंगर के पॉइंट से आप लगाते हैं तो वो मुश्किल हो जाएगा। That is why the door or window handles are always installed at large distance from the hangers to produce the large moment of force by applying less force। ठीक है, यानी कि आप मोमेंट आर्म आपका ज्यादा हो जाएगा तो इसकी वजह से आप थोड़ी ही फोर्स दरवाजे को खोल सकते हैं।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, मैंने आपको समझा भी दिया है कि हमारे जो ये घरों में यूज होते हैं दरवाजे, और हमें रेगुलर अपनी जिंदगी में इनका तजर्बा हो जाता है। कई दफा हम ऐसे करते हैं कि कभी कभी हम हैंडल की बजाय इधर से ही सेंटर से ही दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब हमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ती है। अगर आपको आपके घर में है ना दरवाजे जिनके कब्जे जो है वो दूर है और हैंडल जो है वो काफी दूर है, तो आपने कोशिश करनी है इनको खोल के ट्राई करें। अगर आप इसके हैंडल से खोलेंगे तो आप आसानी से खोल सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल उसके इसके हैंगर के पॉइंट से करेंगे ना, इसको यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो आपको बड़ी मुश्किल लगेगी दरवाजा खोलने में। बेशक आप इसको करके देख लें एक दफा तजर्बे को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको एक एग्जाम्पल सी नजर आ रही है कि वो एक जो है ना उन्होंने नट को खोलने के लिए एक स्पिनर सा लाया हुआ है, ठीक है, ये आपको नजर भी आ रहा है। इट इज रिक्वायर्ड ग्रेटर फोर्स ओपन द नट बाय स्पिनर। अब ये आपका अलग से अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनना चाहे तो बन भी सकता है कि अगर आप स्पिनर को यहाँ से पकड़ कर रोटेट करवाएंगे नट को, तो वो जो है जल्दी हो जाएगा एज कम्पेयर टू यहाँ पे। अब देखें दोनों को उसने लिखा हुआ है, ये एफ है, ये एफ डैश है। ए पॉइंट के ऊपर है उसने एफ फोर्स लगाई है, तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, हार्डर टू मूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एफ डैश वाले पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो आप इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सिस से बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। तो ये सेम आपका दरवाजे वाली ही एक एग्जाम्पल आपको गेन मिल गई है, दो एग्जाम्पल हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा अगला जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो है मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। तो इसका दूसरा नाम होता है टॉर्क, जो कि पेपर में अक्सर आ भी जाता होता है, ठीक है। तो आपने इसको जरूर याद रखना है। टॉर्क की डेफिनेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क इज डिफाइंड एज, यहाँ तक तो सिर्फ वो बता रहे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द मूवमेंट आर्म, यानी कि फोर्स के और मूवमेंट आर्म के दरमियान हमने प्रोडक्ट लेना है, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करना है। ये हमारी फोर्स लग रही थी और ये सारा मूवमेंट आर्म है, जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं मूवमेंट आर्म। फोर्स के और एक्सिस के दरमियान के डिस्टेंस को हम बोल देते हैं ये मूवमेंट आर्म है। तो फोर्स और मूवमेंट आर्म का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो हो जाएगा टॉर्क या फिर मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। और इसका जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है वो किस तरह है? टॉर्क, ये टॉर्क को ये जो है ना इसका नाम है टॉ। इसको आप टा भी पढ़ सकते हो और टार्क भी पढ़ सकते हो। टा हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जब हमने मैथमेटिकली लिखना है तो ये टा को शो करता है। टा इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल। ये जो एल है ये मूवमेंट आर्म को शो करता है, जिसको हम आर भी कहते हैं और एल भी कहते हैं। इसके दोनों नाम है, आपने दोनों याद रखने हैं। अब नेक्स्ट आपको नजर आ रहा है यहाँ पे उसने वो छोटा सा डू यू नो में लिखा हुआ है कि मोमेंट आर्म ऑफ अ फोर्स इज एप्लीकेबल इन वर्किंग ऑफ बॉटल ओपनर, यानी कि हमने एक बॉटल ओपनर रखा हुआ है। अगर आपने बॉटल ओपनर को आगे से पकड़ा होगा तो आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी और फिर जाके ये ढक्कन खुलेगा, लेकिन अगर आपने पीछे से पकड़ा है तो आपको हल्का सा सिर्फ ऐसे ही करना है और आपकी ये जो है वो बॉटल का जो कैप है ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप एग्जाम्पल है, वो खुद करके भी दे सकते हैं। ये तजर्बा आपके घरों में किसी किसी के घर में होता है ये ओपनर, तो वो ओपन करते हैं घर में ही, तो वो देख सकते हैं, तजर्बा करके देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ से पकड़ के इसको खोलेंगे आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, अगर आप बिल्कुल उसके एंड पॉइंट से पकड़ेंगे तो आपको थोड़ी फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखा जाए तो आपको यहाँ पे छोटी छोटी एमसीक्यूज भी नजर आएंगी, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। इसके अलावा थोड़ा सा इसका मैथमेटिकली आपको बता देती हूँ कि अगर आपने क्रॉस नहीं लगाया हुआ, ठीक है, ये थोड़ा सा वैसे मुझे इसमें मिस्टेक लग रही है, वैसे ही होना चाहिए था, पहले मूवमेंट आर्म होना चाहिए था फिर फोर्स होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने एफ क्रॉस एल लिखा है, तो पता नहीं ये सही है या नहीं सही। तो बुक में जो लिखा है हमने तो वही याद करना होता है, इसलिए हम एफ क्रॉस एल ही करेंगे। लेकिन पहले जो हम पढ़ाते थे बच्चों को वो एल क्रॉस एफ होता था, और आगे भी जो है वो बाद में साइन थीटा आ जाता था, वो भी इस तरह आता था एल क्रॉस एफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये प्रॉपर उसका तरीका था, लेकिन अब उन्होंने इस तरह नहीं किया, तो आप भी इसी तरह ही कर लें। और यहाँ पे एक और पॉइंट आपने करना है, वो है जब हम इसका क्रॉस को खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ एल साइन थीटा, ठीक है। अगर ये शुरू में होता तो देखा आसान हो जाता है, इधर लिखा जाता, तो एफ एल साइन थीटा जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट को खत्म करना है तब ये आएगा, ठीक है, टॉर्क के ये इक्वल आएगा। ये भी आप आगे लिख लें ताकि आपको याद रहे। इसके बाद हम जो एमसीक्यूज है वो मैं आपको बता देती हूँ। एमसीक्यूज क्या है कि रिमेंबर दैट द टॉर्क ऑफ अ फोर्स इज जीरो, यानी कि टॉर्क हमारे पास जो है वो जीरो हो जाएगा। कब जीरो होगा? व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं, पास थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि आपको मैंने बताया था ना कि फोर्स हमेशा हम परपेंडिकुलर लगाते हैं। अगर ये देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी कि ये हमारे पास पूरी एक रिजिड बॉडी है और हम इसको फोर्स परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, ये उसने दिखाया हुआ है ये परपेंडिकुलर है। तो अगर उसने बोला है कि अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन और आपकी जो फोर्स है वो दोनों इस तरह ही लग रही है, स्ट्रेट लाइन में एक ही यानी कि लाइन में लग रही है, तो आपका जो है वो टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी इधर कोई है,
आप फोर्स भी इधर को ही लगाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमारे पास टॉर्क पैदा ही नहीं होना, उसने रोटेट ही नहीं करना। रोटेट करने के लिए हमें परपेंडिकुलर फोर्स हमेशा लगानी पड़ती है, ठीक है। तो यही बात उसने यहाँ पे बता दी है कि टॉर्क 0 होगा अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास थ्रू दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था, इसी के अंदर से अगर आपकी फोर्स की लाइन भी गुजर जाती है तो इसका मतलब है कि आपका जो है वो टॉर्क 0 हो जाएगा। वैसे होना ये चाहिए कि टॉर्क परपेंडिकुलर होना चाहिए, सॉरी फोर्स हमारी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, फिर टॉर्क पैदा होगा, ठीक है। तो ये आपकी एमसीक्यूज, आपने इसको अच्छी तरह याद कर लेना है, मार्क भी कर लेना है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि टॉर्क की दो टाइप्स हैं। दोनों टाइप्स कौन कौन सी है? एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव की डेफिनेशन यहाँ से शुरू होगी। टॉर्क इज पॉजिटिव। टॉर्क पॉजिटिव होता है इफ फोर्स टेंड टू प्रोड्यूस एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर आपकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी देन हमारे पास टॉर्क पॉजिटिव होगा, और अगर हमारी रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज होगी देन हम नेगेटिव उसको टॉर्क बोलेंगे, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन है और इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में इसी तरह ही आता है कि डिफाइन टू टाइप्स ऑफ टॉर्क। तो आपने टॉर्क की दोनों टाइप्स का बता देना है, दो नाम है इसके, पॉजिटिव और नेगेटिव, और दोनों की डेफिनेशन भी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही हो तो पॉजिटिव होता है, अगर क्लॉकवाइज हो रही हो तो नेगेटिव होता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपको ऐसा यूनिट्स बताया जा रहा है, क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है एफ क्रॉस एल। तो एल जो है वो हमारे पास जो है आर के इक्वल होता है, और आर हमेशा मीटर्स में डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस हमेशा मीटर्स में होता है, तो उसका एम आ जाएगा, और फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, तो न्यूटन मीटर होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, जो कि आपकी एमसीक्यूज भी हो सकती है। इसके बाद ये नीचे वाला आपने याद है, सच नहीं करना, सिर्फ आप ये वाला याद रख लें कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसपे टॉर्क डिपेंड करता है। टॉर्क डिपेंड करता है आर के ऊपर, आर या एल, इसको कोई भी नाम कह सकते हैं आप, ठीक है। यानी कि आपका ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम बोलते हैं ना मूवमेंट आर्म, तो मूवमेंट आर्म पे डिपेंड करता है फोर्स पे एंड थीटा पे। नीचे उसने दो आपको एग्जांपल भी दी है, थीटा की वजह से ही दी है, ताकि आपको समझ आए कि जो एंगल होता है वो कितना डिपेंड करता है। ये देखें यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ को, यानी कि वैसे तो हम फोर्स परपेंडिकुलर लगाते हैं ना, अब हमने फोर्स लगाई है थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करके। थीटा जो है हमारा कोई एंगल है 90 नहीं है, पहले तो बिल्कुल 90 एंगल बनता था ना ये वाला 90 डिग्री का, लेकिन अब हमारा एंगल 90 का नहीं बल्कि डिफरेंट है, वो थीटा है। अब वो पूछ रहे हैं कि जो फोर्स है क्या वो फोर्स हमारा टॉर्क पैदा कर सकती है? तो टॉर्क तो पैदा होगा, क्यों पैदा होगा? ये देखिए हमारे पास दो एक्सिस बन जाते हैं, ये है हमारे पास कॉस थीटा और ये है हमारे पास साइन थीटा। इसको इस तरह देखें, तो ये जो फोर्स है उसको हमने दो हिस्सों में, दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है, एक ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट। अब आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाला कंपोनेंट है वो कॉस का होगा और जो नीचे वाला कंपोनेंट है वो साइन का होगा, और जो हमारा टॉर्क पैदा होगा वो भी साइन थीटा की वजह से ही होगा, क्योंकि हमने फार्मूला भी पढ़ा था एफ साइन थीटा वाला। तो सेम वही फार्मूले की वजह से टॉर्क भी पैदा होगा। इसको आपने लर्न नहीं करना, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे भी वही बताया जा रहा है कि फोर्स इस तरफ को लग रही है, तो यहाँ पे ये जो है इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं, और साइन थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से बॉडी जो है वो रोटेट करती है, सेम वही बता रहे हैं। आप लोगों ने ये तीन नाम याद रखने हैं, मूवमेंट आर्म, फोर्स और थीटा, इन तीनों पे जो है वो डिपेंड करता है टॉर्क यानी कि मूवमेंट आर्म, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक और छोटा सा टॉपिक है, वो है कपल। और कपल भी सेम इसी टॉपिक के ही रिलेटेड है। वो इस तरह है कि कपल क्या बताना चाह रहा है कि जब हम दो फोर्सेस अप्लाई करते हैं और दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन चेंज है, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो इसका मतलब है कि ये कपल पैदा होगा, बॉडी रोटेट करना शुरू कर देगी। जैसे अगर आप ये स्टेयरिंग देखें गाड़ी का, तो एक हाथ आपका ऊपर जा रहा होता है और एक हाथ आपका नीचे आ रहा होता है, फिर जो है वो गाड़ी रोटेट करती है। यानी कि आपका ये बॉडी है, तो एक आप ऊपर को फोर्स लगाते हैं और एक आप नीचे को, यानी कि इस वजह से रोटेट करता है कि एक बॉडी आगे को मूव करिए तो एक नीचे को, तो एक हाथ हमारा ऊपर को जाएगा, एक हाथ नीचे को आएगा, तो इसको बोलेंगे ये कपल है। जैसे आप लोग जो है वो बोलते रहते हैं कि फलाना कपल है ये वो, तो जिन बच्चों को जहन में होगा कपल हम किसे कहते हैं, जोड़े को। तो इस वजह से ये भी हमारे पास दो फोर्सेज हैं, दो फोर्सेज मिलके जो है वो पैदा कर रही हैं कपल। डेफिनेशन आपने यही याद करनी है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, ये भी याद रखना है, दो इक्वल हैं और अपोजिट हैं और है भी ये पैरेलल फोर्सेस हैं, एक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, और ये दो डिफरेंट पॉइंट्स पे असरअंदाज हो रही हैं ऑफ सेम बॉडी, एक ही बॉडी के ऊपर, देन दे फॉर्म कपल, उसकी वजह से फिर कपल पैदा हो जाएगा। एग्जांपल्स में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दी वाटर टैप सेम टॉर्क वाली ही है,
टर्निंग द की इन अ लॉक, किसी लॉक के अंदर हम जो है वो चाबी को घुमाते हैं। ओपनिंग द लिड ऑफ अ जार, किसी भी जार का ऊपर वाला जो ढक्कन चक्कन है उसको खोलने की कोशिश करेंगे। एंड टर्निंग स्टीयरिंग व्हील्स, ये जो स्टीयरिंग व्हील है उसको घुमाना। और मोटरसाइकिल, यहाँ पे मोटरसाइकिल का हैंडल हम घुमाते हैं। वी अप्लाई द पेयर ऑफ टू फोर्सेस, यानी कि हम टू इक्वल फोर्सेस का पेयर अप्लाई करते हैं लेकिन वो अपोजिट होती हैं। एंड द टॉर्क प्रोड्यूस, उसकी वजह से टॉर्क पैदा होता है। तो छोटा सा आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया है। और नीचे ये जो है हमारे पास टर्निंग ऑफ अ व्हील, इसका भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और इसको भी आपने याद रखना है। और ये जो ऊपर आपने अभी बोतल क्या पढ़ा है कि बोतल का हमने कैप वगैरह ओपन करना होता है, तो उसका एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। व्हाई इट इज इजी टू ओपन अ बोतल, यानी कि आप किसी बोतल को ओपन करते हैं, ये इजी होता है बाय अ बोतल ओपनर। ये जो ओपनर आपने पीछे वाला किया है इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता था, जो आपने यहाँ तक इसका आंसर बता देना है। ठीक है, ये पीछे वाले टॉपिक का शॉर्ट क्वेश्चन था। और उसके बाद ये स्टीयरिंग व्हील का शॉर्ट क्वेश्चन वो ये है कि व्हाई स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ स्मॉलर डायमीटर इज इंस्टॉल्ड इन अ व्हीकल, यानी कि गाड़ी के अंदर हम छोटे छोटे ये जो है ये क्यों स्टीयरिंग रखते हैं। तो व्हेन द टर्निंग ऑफ व्हील अ कपल ऑफ अप्लाइड ऑफ टर्निंग व्हील, यानी कि हम जारी बात है फोर्स अप्लाई करते हैं, कपल पैदा होता है। It is interesting we know that nowadays its steering wheel of a smaller diameter, यानी कि छोटे छोटे डायमीटर वाले इंस्टॉल किए जा रहे हैं ना व्हीकल। रीजन उसकी क्या है, यहाँ से आपका आंसर शुरू होगा। क्वेश्चन भी उसने यही पूछा था कि छोटे हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं ये जो व्हील होते हैं, और उसका आंसर यहाँ से शुरू होगा। यहाँ से मोस्ट ऑफ दी व्हीकल्स आर प्रोवाइडेड विद अ पावर स्टीयरिंग इन विच, उसका नाम होता है पावर स्टीयरिंग, इन विच अ पंप पुश दी हाइड्रोलिक फ्लड, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है हाइड्रोलिक फ्लूइड, टू रिड्यूस द फोर्स नीड टू टर्न द व्हील्स एंड रिजल्टिंग द इफेक्टलेस स्टीयरिंग, यानी कि आपका जो स्टीयरिंग है उसकी वजह से आप जो है वो फ्लूइड को घुमाते हो और आपको थोड़ी फोर्स लगानी पड़ती है। ये नहीं कि आपको इसको घुमाना बड़ा मुश्किल है, आप बड़ी जोर लगा कर उसको घुमाते, इस तरह से नहीं। ये पावर स्टीयरिंग होता है और इसको हल्का सा ही हिलाने से आपके जो नीचे के टायर होते हैं ना गाड़ी के, वो मूव करना शुरू कर देते हैं। असल में स्टीयरिंग का मकसद यही होता है टायर्स को घुमाना, क्योंकि टायर्स घूमेंगे फिर ही गाड़ी जो है आगे पीछे होगी, घूमेगी, जिस तरह भी आप उसको चलाना चाहते हैं वो चलेगी। तो अगर आप स्ट्रेट जा रहे हैं तो आप स्टीयरिंग को सीधा रखेंगे, अगर आपने टर्न करना है तो आप स्टीयरिंग को घुमाएंगे। तो ये सारा कुछ जो है वो पावर व्हील से होता है। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको जो है वो एग्जांपल और नेक्स्ट टॉपिक करवाया जाएगा। तो जिनको लेक्चर की समझ आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।